नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 25 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट है थॉमस जेफरसन का। कोट है, द गवर्नमेंट यू इलेक्ट इज द गवर्नमेंट यू डिजर्व। मतलब जो सरकार आप चुनते हैं वही सरकार आपके लायक होती है। इस कोट का मतलब देखो ये है कि डेमोक्रेसी में ना जनता की ये जिम्मेदारी होती है अच्छे लीडर्स को चूज करना। अगर हम सही लीडर्स चुनते हैं तो जाहिर तौर पे हमारी सरकार भी अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं या फिर वोट नहीं देते हैं तो शायद हमारे लीडर्स अच्छे नहीं होंगे, खराब लोग चुन के आ जाएंगे और वो खराब ढंग से सरकार चलाएंगे और फिर हमें नुकसान होगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक गांव में सरपंच का चुनाव हो रहा है। अगर गांव के लोग एक ईमानदार और मेहनती उम्मीदवार को वोट देते हैं तो वो सरपंच गांव के विकास के लिए काम करेगा। लेकिन लोग अगर देखो उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जो सिर्फ खाली वादे करता है और पैसे बांट रहा है, तो फिर गांव का विकास कैसे होगा? ये चीज देखो देश के लेवल पे भी एप्लीकेबल है। इसलिए हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम देख के वोट दें किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है। और ये चीज ना वैसे सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव के बाद भी हम अपने लीडर्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। आमतौर पे जैसे मैंने आपको बताया ना, लॉयल वोटर बेस, जो जिस कैंडिडेट के बारे में या पार्टी के बारे में बोलता है उसके बारे में बोलता ही जाता है। मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन इसमें मैं आपको बताऊं, आप इशू पे अप्रोच लो। मतलब हर एक इशू पे देखो कि कौन सही है कौन गलत है, बजाय हर बार सिर्फ एक ही कैंडिडेट का, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने के। आप देखो हर एक इशू पे आपको लगता है कि हर एक इशू पे वो पॉलिटिकल पार्टी सही है तो अलग बात है, लेकिन बिना सोचे समझे अपनी ओपिनियन कभी मत बनाइए। तो कोर्ट का मतलब आप समझ में ही गए होंगे कि हम सब डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, हमारा वोट मैटर करता है। अगर हम अच्छी सरकार चाहते हैं तो हमें इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जैसी सरकार हम चुनेंगे वैसी ही सरकार हमें मिलेगी। अब आर्टिकल्स की बात करें, आज की डिस्कशन देखो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज एक गोल्ड वाला आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल बेसिक्स के साथ में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। हिंदू के ये दो इश्यूज़, पहला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, अच्छे सजेशंस हैं इस आर्टिकल में। और हिंदू का एक और आर्टिकल अंटार्कटिक से संबंधित है। और तीसरा जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड रश से संबंधित, दुनिया में सब गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हैं, गोल्ड के रेट क्यों बढ़ रहे हैं फिलहाल के समय में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जहां देखो एक तरफ 13 मई 2024 को ईरान और भारत ने, ईरान की तरफ से मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान और भारत की तरफ से इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, दोनों ने एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत इंडिया ईरान में चाबार पोर्ट को 10 साल तक ऑपरेट करेगा। 2 टर्मिनल है चाबार पोर्ट में, एक टर्मिनल शाहिद बेहेस्ती को इंडिया 10 साल तक ऑपरेट करेगा। इस मौके पे हमारे जो मिनिस्टर थे सोनोवाल, उन्होंने कहा देखो ये जो पोर्ट है ना चाबार पोर्ट, ये सिर्फ ब्रिज नहीं है, ब्रिज से बढ़ के बल्कि ये कई सारे रीजन्स को आपस में कनेक्ट करेगा। जैसे साउथ एशिया को वेस्ट एशिया से कनेक्ट करेगा, ये इंडिया को अफगानिस्तान से और इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा। बट देखो राइटर कहते हैं इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट 9 सितंबर 2023 को भी साइन हुआ था, जिसका नाम था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, शॉर्टकट है IMEC। ये कॉरिडोर जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, इंडिया से स्टार्ट होके ये यूरोप तक जाता है। काफ़ी सारे देशों से होके गुजरता है ये कॉरिडोर, जैसे कि देखो इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल, ग्रीस। लेकिन देखो जिन देशों ने ये एग्रीमेंट साइन किया उनमें यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE, US, ये सब देश शामिल हैं। आप बोलोगे सर USA से, फ्रांस से होके गुजरता ही नहीं जब ये कॉरिडोर, तो वो देश क्यों शामिल हैं? क्योंकि देखो सामान तो जाएगा ना वहाँ तक, हमें यूरोप में सामान भेजना है, तो इस कॉरिडोर से अगर सामान जाएगा तो फ्रांस को भी तो फायदा होगा ना, यूरोपियन यूनियन को भी तो फायदा होगा ना, USA को कैसे फायदा होगा? अभी देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से
चाइना अलग अलग देशों में कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश कर रहा है। इस वजह से बहुत सारे देश चाइना की तरफ खींचे चले जाते हैं, चाइना के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, चाइना से उनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है, जो कि यूएस नहीं चाहता। यूएस ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया है। अगर यूपीएससी प्री में पूछ ले तो आप ये याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इस ग्रुप के तहत ये जो प्रोजेक्ट है फॉर्मुलेट हुआ है, मतलब इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इसी ग्रुप के द्वारा। तो ये प्री में पूछ सकती है यूपीएससी, समझ गए। प्रोजेक्ट से संबंधित बिल्कुल थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता देता हूं, इससे पहले कि हम एनालिसिस करें पूरे इशू का। ये पूरा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, 2 कॉरिडोर में बटा हुआ है। एक है ईस्ट कॉरिडोर, ये इंडिया से स्टार्ट होकर अरेबियन गल्फ तक, ये है ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ। और ऊपर वाला जो कॉरिडोर है वो है नॉर्दर्न कॉरिडोर, ये यूरोप को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करता है। ऊपर वाला कौन सा? नॉर्दर्न कॉरिडोर। नीचे वाला कौन सा? ईस्टर्न कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में देखो, जहां एक तरफ मैरीटाइम रूट है, उसके बाद में रेल नेटवर्क भी है। जैसे देखो, हमारे देश में मुंबई में पोर्ट है, मुंबई से यूएई के जेबेल अली और फुजैरा पोर्ट तक सामान जाएगा सी के थ्रू। बाद में ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये लैंड वाला जो एरिया है, ये कवर होगा रेल लाइन के थ्रू। ये देखो, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं, ये पूरा एरिया कवर होगा। हाइलाइटर भी ऐसा दिखता कम है, ये वाला पेन यूज कर लेते हैं। हाँ, ये वाला जो पूरा रूट है ना, ये रेल लाइन के थ्रू कवर होगा, फिर दोबारा से यहां पे शिप्स के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैरीटाइम रूट है, कॉम्बिनेशन है, रेल नेटवर्क भी है, मैरीटाइम रूट भी है, कॉम्बिनेशन है। और इस पूरे कॉरिडोर में ना डिजिटल केबल भी बिछाई जाएगी, डिजिटल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी केबल भी बिछाई जाएगी, और एक पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी ताकि हाइड्रोजन गैस की सप्लाई भी हो सके एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो सिर्फ सामान को सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं है ये, दूसरी टाइप की कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश होगी इस कॉरिडोर के थ्रू, जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी वाली कनेक्टिविटी, हाइड्रोजन गैस वाली पाइपलाइन होगी ताकि हाइड्रोजन गैस को सप्लाई किया जा सके। तो चलो, ये हमने अब बेसिक्स समझ लिए। सिग्निफिकेंस देखो इस कॉरिडोर की ये है, सुएज कैनल से सामान लाया जाए तो उससे छोटा पड़ेगा ये रूट, और ऑलमोस्ट 30 से 40% जो टाइम एंड कॉस्ट है वो बचेगी। टोटल कॉरिडोर की जो लेंथ है वो है 4800 किलोमीटर। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, सुएज कैनल वाला जो रूट है ना, अब अगर देखो पाकिस्तान हमें एक्सेस देता ना लैंड की, जैसे यहां पर देखो पाकिस्तान हमें एक्सेस देता तो सुएज कैनल के थ्रू तो हम डायरेक्टली यहां तक लैंड के थ्रू पहुंच पाते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं देता इसलिए डायरेक्ट सी रोड के थ्रू सामान जाता है। चलो, ये तो देखो हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की। अब चैलेंजेस देखिए। इजराइल हमास के बीच में युद्ध है, 7 अक्टूबर से चल रहा है पिछले साल, और जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। इवन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये चीज़ एक्नोलेज की कि वेस्ट एशिया में करंट सिचुएशन के कारण इस कॉरिडोर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रहा है, और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि एक बार युद्ध रुक जाएगा, वेस्ट एशिया में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो उम्मीद है कि सब कुछ सही चलेगा और ये कॉरिडोर जल्द ही इस्टेब्लिश हो जाएगा। बात देखो सिर्फ इस युद्ध की नहीं है, जैसे येमेन में देखो हाउथी रिबल्स हैं। अब कुछ समय पहले की न्यूज़ है, हाउथी रिबल्स यहां से जो शिप आ जा रहे थे ना, खास करके इजराइल लिंक्ड, उनको निशाना बनाया जा रहा था येमेन के हाउथी रिबल्स के द्वारा। तो बहुत सारे यूरोप की जो कंपनीज थी उन्होंने अपने सामान को सुएज कैनल के थ्रू भेजने के बजाय यहां से भेजना स्टार्ट कर दिया, नीचे से घूम के केप ऑफ गुड से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए। तो यहां से सामान भेजना तो बहुत महंगा पड़ रहा था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हाउथी रिबल्स शिप्स को निशाना बना रहे थे। इसके अलावा एक दिन ऐसा भी आया जब ईरान ने धमकी दे दी कि भैया हम ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है इसे बंद कर देंगे। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया, जो कि एक बहुत छोटा सा रास्ता है, तो फिर सुएज कैनल से होते हुए सामान भेजना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो राइटर ना कमियां गिना रहे हैं कि इस रूट के थ्रू कितनी कमियां हैं, जो हमने बात की ना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें कितनी कमियां हैं वो राइटर गिना रहे हैं और लास्ट में सॉल्यूशंस भी देंगे कि कैसे ये जो कमियां हैं इनको एड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा 2019 में ना क्या हुआ था, यूएस का एक ड्रोन ईरान के एयर स्पेस में ना रेकी कर रहा था, इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था। ईरान ने उस ड्रोन को मार गिराया। उसके बाद तो यूं कहा जाता है कि यूएसए के राष्ट्रपति ने धमकी दे दी थी कि स्ट्राइक्स करो ईरान के ऊपर, और ऑर्डर भी दे दिया था कर दो स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर। उन्होंने हमारे ड्रोन गिराने की हिम्मत कैसे की। एन मोमेंट पे यूएस के राष्ट्रपति ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया था। कहने का मतलब क्या है, ये रीजन जो है काफी ज्यादा टेंस रहता है। इवन इंडिया की नेवी ने ना ऑपरेशन संकल्प चलाया था कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होते हुए जो इंडियन शिप्स आ रहे हैं ना, कॉमर्शियल शिप्स, उनको सेफली यहां से निकाला जाए। तो जो इंडिया के शिप्स थे वहां पे बल्कि इंडियन नेवी के पर्सनल गए ताकि उन शिप्स को सेफली निकाला जा सके। और देखो ये ना जो पूरा कॉरिडोर है ना इजराइल तक जाता है, इजराइल से आगे फिर मेडिटेरियन सी से होके ग्रीस में जाता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। एक सेकंड रुकिए, हाँ ये देखिए कॉरिडोर जो है वो इजराइल में जाता है, और इजराइल के दो जो पोर्ट है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हाइफा और दूसरा इजराइल का इंपॉर्टेंट पोर्ट है आइलेट एंड हाइफा। अब इन दोनों पोर्ट्स को ना काफी नुकसान हुआ है। इजराइल हमास के बीच युद्ध के कारण इन पोर्ट्स पे काम तो देखो जैसे ठप सा हो गया है, और हमास ने पोर्ट्स को नुकसान भी पहुंचाया है। वैसे अदानी पोर्ट ने ना हाइफा पोर्ट परचेज कर लिया था जनवरी 2023 में, ये सोच के कि ये पोर्ट अब जल्दी से एक्सपेंड होगा, बट गाजा वार के कारण यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशंस हो नहीं रहे हैं। इसके अलावा राइटर कहते हैं इंडिया से जब सामान जाएगा जैसे मुंबई पोर्ट से या फिर कांडला पोर्ट से, तो सामान पहले पहुंचेगा अरेबियन पेनिनसुला में यूएई के पोर्ट्स पर। और यूएई के पोर्ट्स कौन से, यहाँ पे देखें फुजैरा और जेबिल अली। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ से मुंद्रा पोर्ट से सामान जाएगा, मुंबई पोर्ट से सामान जाएगा, यूएई के दो पोर्ट्स पे पहुंचेगा, जेबिल अली और फुजैरा। अब राइटर देखो ये कहते हैं यूएई के ये जो पोर्ट्स हैं ना ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर आते हैं। अगर ईरान ने कल को एक्शन लिया और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर दिया, ये जो छोटा सा स्ट्रेट है, तो फिर ये कॉरिडोर पूरी तरह से फेल साबित हो जाएगा, क्योंकि यूएई के ये पोर्ट्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर आते हैं। तो दो बड़ी दिक्कतें हैं, एक यूएई के पोर्ट्स, एक इजराइल के पोर्ट्स। तो क्या किया जाए, राइटर ये बोलते हैं आप ना अल्टरनेटिव खोजो, और अल्टरनेटिव है यूएई का अल्टरनेटिव है ओमान। मतलब इंडिया से सामान जाए सीधा यूएई के पोर्ट्स पे, उसमें खतरा है। अगर इंडिया से सामान ओमान में जाए तो इसमें कम रिस्क है, क्योंकि ईरान ने ब्लॉकेड लगा भी दिया तो ना ओमान को कोई खतरा नहीं है। ओमान का जो पोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में नहीं आता है, ईरान ने बंद भी कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओमान का रास्ता सेफ है। समझ गए, यूएई थोड़ा आगे है, ओमान पहले ही आ जाता है, तो ओमान के पोर्ट्स पे सामान भेजना सेफ है, पहला पॉइंट ये। और राइटर कहते हैं ओमान एक ऐसा देश है जिसका ना सबके साथ बनती है, ईरान के साथ भी बनती है और एक्सेप्टेबल पार्टनर है। एंशियंट टाइम में भी इंडिया से ओमान में जो ट्रेड है वो होता रहता था छोटे छोटे बोट्स के थ्रू, जिन्हें धोस कहते हैं। और ओमान हमेशा से ना इंडिया के लिए वेस्ट एशिया का एक गेटवे रहा है। गेटवे मतलब दरवाजा रहा है। बाकी देशों के साथ ट्रेड करना हो तो पहले सामान इंडिया से ओमान में जाया करता था, बाद में वेस्ट एशिया के दूसरे देशों में। चलो देखो, ओमान में सामान चला गया तो वो वाली समस्या तो दूर हो गई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर दिया, फिर सामान कहां से जाएगा। अब दूसरी समस्या, इजराइल के पोर्ट्स भी खतरे में हैं। तो राइटर कहते हैं इजराइल से कनेक्ट करने के बजाय, मतलब इजराइल से भी कर लो, लेकिन एक अल्टरनेटिव है इजिप्ट। आप मैप में देखिए, अभी देखो ये रूट जा रहा है इजराइल सऊदी अरेबिया से,
तो सऊदी अरेबिया से अगर ये यहाँ से सिनाई पेनिनसुला से होके जाए, एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है, क्योंकि इजराइल को लेके कई बार ना स्वीकृति भी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, सऊदी अरेबिया की भी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है। लेकिन इजिप्ट ओमान जैसा देश ही है, बल्कि मीडिएटर का काम भी करता है। इजिप्ट तो इजराइल और हमास के बीच में यूएस के साथ बनती है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बनती है। और जब ये इनिशिएटिव अनाउंस हुआ था ना, इजिप्ट को पता लगा कि यार हमारा नाम ही नहीं है इसमें, मतलब हमारे देश से होके नहीं गुजरता है ये कॉरिडोर। तो इजिप्ट ने थोड़ी नाराज़गी भी जाहिर की थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको भी शामिल करो इस कॉरिडोर में। तो राइटर का यही सॉल्यूशंस हैं कि ओमान को शामिल करो इस कॉरिडोर में अल्टरनेटिव के तौर पे, और इजिप्ट को शामिल करो। अगर ये इन दोनों देशों को शामिल किया जाता है ना, तो फिर एक गारंटी के तौर पे ये कॉरिडोर सफल होगा। इंश्योरेंस का काम करेंगे ये दोनों देश, ओमान और इजिप्ट। अदरवाइज तो देखो ये जो कॉरिडोर है ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा और जो सोचा गया था वैसे सफल नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। गोल्ड रश के बारे में है। अभी ना सोने का जो रेट है ना पूरे वर्ल्ड में ऑल टाइम हाई चल रहा है। ऐसा क्यों? विभिन्न देश गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हैं? और एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इंटरेस्ट रेट हाई है, मतलब बैंकों में आप अपना पैसा जमा करोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बावजूद इसके लोग सोना ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जब बैंकों में की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है ना, तो सोने के रेट कम होते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक्स और मज़ेदार ढंग से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़, गोल्ड आपको पता है एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है। क्यों है? कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न बेसिक्स है, गोल्ड देखो बहुत सुंदर होता है और बिल्कुल चमकता हुआ रंग है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए लोग ज्वेलरी में गोल्ड का इस्तेमाल हमेशा से करते आए हैं, राजा महाराजाओं के टाइम से, उससे भी पहले से। दूसरा, गोल्ड बहुत रेयर है। अब इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई वाला, जो चीज़ रेयर होगी उसका रेट ज़्यादा होगा। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके आप गोल्ड खोद लो। गोल्ड सिर्फ कुछ ही जगहों पर मिलता है और माइनिंग में भी बहुत एफर्ट्स जाते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड देखो, गोल्ड की ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो कभी भी ना रस्ट नहीं होता, जंग नहीं लगता। आप ना गोल्ड को हजारों साल तक पानी में डाल दो, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और दूसरे जो मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर वगैरह, ये सब इनको जंग लग जाएगा। और इसके बाद गोल्ड की एक खास बात ये भी है, इसको ना आसानी से कोई भी शेप दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार की ज्वेलरी बनानी हो, अंगूठी बनानी हो, चैन बनानी हो, आसानी से शेप दिया जा सकता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्ड की जो वैल्यू है ना कभी कम नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ गोल्ड की जो वैल्यू है ना वो बढ़ती जाती है। तो ये एक प्रकार का ना इन्वेस्टमेंट है, इसलिए लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सेफ है, वैल्यू कभी कम नहीं होगी। अब आपको एक और बेसिक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पहले देखो बहुत सारे देश ना गोल्ड को स्टैंडर्ड यूज करते थे। मतलब इसका यह है कि जितना गोल्ड देश के पास होता था उतनी ही करेंसी प्रिंट कर दी जाती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी देश के पास में 100 किलोग्राम गोल्ड है, तो 100 किलोग्राम गोल्ड की वैल्यू कितनी होगी? फॉर एग्जांपल 1 करोड़ होगी, तो 1 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर दी जाती थी। समझ गए? गोल्ड को स्टैंडर्ड यूज किया जाता था। जिस देश के पास में जितना गोल्ड है उतनी ही वैल्यू की उतनी करेंसी वो देश प्रिंट कर देता था। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि ना लोगों को विश्वास था कि उनके पैसे की कोई रियल वैल्यू है, तो लोग इस वजह से ना करेंसी पे विश्वास कर लेते थे। वो जानते थे कि सरकार के पास में ना उतना गोल्ड है जितनी करेंसी है, तो लोगों का करेंसी पे विश्वास हो जाता था। हालांकि देखो आज के समय में गोल्ड को स्टैंडर्ड यूज नहीं किया जाता है। देश अब जितना चाहें उतना पैसा प्रिंट कर सकते हैं। फिर भी सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई है अभी भी ना काफ़ी गोल्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है, गोल्ड की वैल्यू हमेशा रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, गोल्ड की वैल्यू गिरती नहीं है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को ना एक सेफ्टी नेट की तरह यूज करते हैं। अगर कभी किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाए तो उनके पास गोल्ड होगा एज ए बैकअप,
तो ना वो गोल्ड एक इंश्योरेंस का काम करेगा। यही रीजन है कि आज दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो वर्ल्ड के टोटल गोल्ड का 20% तो उन्हीं के पास में है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यूएस का है, यूके का है, इन सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास मिला के पूरी दुनिया का 20% गोल्ड है। तो इससे आप समझ सकते हो कि गोल्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक्स के लिए। समझ गए? तो अब देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है कि ना गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे हैं। पिछले 2 सालों में गोल्ड के जो दाम है वो 30% तक बढ़ गए हैं। और ये तब है जब देखो इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं और यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रोंग है। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। थ्योरेटिकली देखो होता ये है, जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं ना तो गोल्ड प्राइसेस कम होने चाहिए। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है ना बैंकों में पैसा हम डिपॉजिट करवाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे बजाय गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने के। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। और दूसरी चीज़, अभी ना यूएस डॉलर काफ़ी मजबूत है, लेकिन बावजूद इसके गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? डॉलर का मजबूत होना, गोल्ड का रेट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन देखो सिंपल ये है, जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं ना तो उसको हम यूएस डॉलर में बोलते हैं कि सोने का रेट इतना है। यूएस डॉलर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है और बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आपको पता है यूएस डॉलर में ही होते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड का ट्रेड। अब सोचो देखो, यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब वो वीक होता है, तो गोल्ड खरीदने के लिए आपको ज़्यादा यूएस डॉलर चाहिए होगा। सिंपल सा एग्जांपल है ना, अगर पहले आप 1 यूएस डॉलर में 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे और अब यूएस डॉलर की वैल्यू आधी रह गई मान लीजिए, तो अब 2 यूएस डॉलर में आप 1 ग्राम गोल्ड खरीद पाओगे। समझ गए? तो यूएस डॉलर अगर मजबूत होता है तो देखो गोल्ड के जो रेट है ना वो कम होने चाहिए, बट अभी तो यूएस डॉलर भी मजबूत है, बावजूद इसके गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। तो रीजंस क्या हैं? देखो, सबसे बड़ा रीजन ये है, जो विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं ना वो गोल्ड की खरीदारी बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना दुनिया में गोल्ड की कमी हो गई है। अब आप पूछोगे सर सेंट्रल बैंक्स क्यों गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं और कैसे? पहले तो आप डेटा देखिए, जनवरी मार्च वाला जो क्वार्टर था ना, यानी 2024 का साल, और जनवरी से लेके मार्च वाला क्वार्टर यानी पिछले साल का लास्ट क्वार्टर, इसमें ना विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स ने ना 290 टन गोल्ड खरीदा है। 290 टन विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, और सबसे ज्यादा खरीदा गया चाइना, इंडिया और टर्की के द्वारा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना, इंडिया, टर्की ये देश इतना ज़्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड में सोने की कमी हो गई है और सोने के रेट एकदम से बढ़ गए हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा और बेसिक जानना पड़ेगा। देखो, हर एक देश ना अपना अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता है। क्यों करता है? जैसे देखो, हमारा देश भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता है जो $600 बिलियन के आसपास का है। मैं आपको बिल्कुल जल्दी से बेसिक बता देता हूं, क्योंकि देखो हर एक देश चाहता है उसकी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहे। मान लो 1 यूएस डॉलर 75 इंडियन रुपीज़ है। अगर आरबीआई के पास में काफ़ी यूएस डॉलर रिजर्व हैं, तो मान लीजिए कल को हमारे रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हो जाती है ना, तो आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर रिलीज कर देगा ताकि मार्केट में ज़्यादा डॉलर रहें और डॉलर की वैल्यू कम हो जाए, रुपये की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो अपनी अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए विभिन्न देश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के पेमेंट्स के लिए, मान लीजिए इंडिया की कंपनी को कोई मशीनरी परचेज करनी है यूएस से, तो पेमेंट तो यूएस डॉलर में देनी पड़ेगी ना। अब इंडिया की कंपनी के पास तो डॉलर होंगे नहीं, वो आरबीआई के पास ही तो जाएगा या फिर देश के किसी बैंक के पास ही तो जाएगा डॉलर लेने के लिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए। या फिर देखो किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करने के लिए, मान लो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और इसकी वजह से ना बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर अपना अपना पैसा निकाल के ले गए इंडिया से, तो इस सिचुएशन में इंडियन रुपये की वैल्यू गिर सकती है। बट अगर देखो आरबीआई के पास में सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो मार्केट में फॉरेन करेंसी बेचकर रुपये की वैल्यू को गिरने से रोका जा सकता है। और सबसे लास्ट में, जिस देश के पास में जितना फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, उस देश की इकोनॉमी पे ना
इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अब जैसे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली है, इस वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, कब डूब जाए पता नहीं। श्रीलंका में क्राइसिस आ गए थे, याद होगा 2022 में, वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गया था। अब एक क्वेश्चन आप ये भी पूछोगे, सर इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या स्टोर करके रखता है? देखो, इंडिया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जैसे फॉरेन करेंसीज, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, गोल्ड, एसडीआर, ये सब स्टोर करके रखता है। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आरबीआई ये सब फिजिकल फॉर्म में रखता है? मतलब यूएस डॉलर के नोट्स पड़े हैं क्या आरबीआई के लॉकर में? नहीं, देखो ऐसा नहीं है टोटली। मतलब अगर आरबीआई के पास में 100 बिलियन डॉलर की यूएस करेंसी है तो उसका मतलब ये नहीं कि 100 बिलियन डॉलर की गड्डियां पड़ी हैं आरबीआई के पास में, नोटों की गड्डियां नहीं है। जनरली होता ये है कि ना, आरबीआई जैसे अपना रिजर्व मेंटेन करना चाहता है डॉलर में, तो वो ना यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स परचेज कर लेता है, क्योंकि ना यूएस की सरकार पे भरोसा है कि यूएसए की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होगी। समझ गए? तो डायरेक्ट नोटों की गड्डियां रखने के बजाय यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स परचेज कर लिए। इसके अलावा देखो, जैसे यूएसए का कोई कॉमर्शियल बैंक है, जैसे हमारे देश का एसबीआई है ना, वहां का कोई कॉमर्शियल बैंक है, तो उस कॉमर्शियल बैंक में आरबीआई का खाता है और वहां पे आरबीआई ने पैसा डिपॉजिट करके रखा है। तो इस प्रकार से यूएस डॉलर का रिजर्व है हमारे पास में, आरबीआई के पास में। और गोल्ड कैसे संभाल के रखता है आरबीआई? फॉरेक्स रिजर्व में जो गोल्ड होता है, गोल्ड तो देखो फिजिकल फॉर्म में आरबीआई रखता है, सारा हमारे देश में नहीं है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है यूके में, वहां पे आरबीआई का कुछ गोल्ड पड़ा है जिसे आरबीआई यूज करता रहता है। कुछ चाहिए तो गिरवी रख के, वो सोना गिरवी रख के लोन वगैरह भी लिया जा सकता है। हालांकि इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसकी नौबत आ गई मतलब देश की इकोनॉमी में क्राइसिस 1990-91 में हमने फेस किए थे। तो अब क्वेश्चन फिर से हम वही लाते हैं, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक्स बीच में डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन यही है कि विभिन्न देशों को सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? वो दूसरी फॉरेन करेंसीज जो हैं, डॉलर्स, पाउंड स्टर्लिंग, एसडीआर, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका रेशो क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, बजाय वो गोल्ड ज्यादा क्यों परचेज कर रहे हैं? तो इसका रीजन देखो ये है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। विभिन्न देश ना यूएस ट्रेजरीज पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। यूएस ट्रेजरीज पे ना रशिया की काफी डिपेंडेंसी थी, बट रशिया यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ ना, तो ना यूएस ने जो बॉन्ड परचेज कर रखे थे ना रशिया के द्वारा, उन बॉन्ड्स को फ्रीज कर दिया। तो रशिया ने बोला ये तो भाई सीधा सीधा धोखा है, हमने आपके बॉन्ड्स परचेज किए थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, आपने वो हमारे फ्रीज कर दिए। तो यही डर अब इंडिया समेत चाइना को भी लगता है कि कल को यार यूएस के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए तो यूएस तो हमारे भी ट्रेजरी बॉन्ड फ्रीज कर देगा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व तो एकदम से खाली हो जाएगा। इसलिए विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स ना गोल्ड ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, क्योंकि जैसा शुरुआत में मैंने आर्टिकल में आपको बताया था, गोल्ड की वैल्यू तो कभी कम नहीं होती और किसी भी देश के साथ रिलेशन खराब हो जाए, आपके पास गोल्ड है तो आपका काम चल जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अभी ना चाइना के पास जितने टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ना, उसमें से 4.64% गोल्ड है। इंडिया के पास टोटल जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका 10% इंडिया गोल्ड में रखता है, और रशिया के पास टोटल जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका 28% गोल्ड में है। तो विभिन्न देश अपने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड की जो मात्रा है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इस वजह से दुनिया में गोल्ड की कमी हो गई है और गोल्ड के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर देखो ऐसा ही चलता रहा तो गोल्ड के रेट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे चाइना के पास में भी जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, मान लीजिए चाइना ने सोच लिया कि हम उसमें गोल्ड का कंट्रीब्यूशन 4.64% से बढ़ा के 10% करना चाहते हैं, तो अगले 9 महीने पूरे वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड प्रोडक्शन है ना, उसे चाइना को खरीदना पड़ेगा, तब जाके चाइना अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन डबल कर सकता है। और इसमें ना दिक्कत बहुत है। एक दिक्कत यह है, जहां देखो सेंट्रल बैंक्स ने एकदम से गोल्ड परचेज कर लिया तो गोल्ड के दाम बढ़ गए। अगर देखो कल को कोई देश एकदम से गोल्ड बेच देता है तो फिर गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल चाइना ने एक बड़ा हिस्सा अपना गोल्ड का बेच दिया मार्केट में, तो गोल्ड के जो दाम है वो क्रैश भी कर जाएंगे। इसलिए ना विभिन्न देश ऐसा नहीं कि अपना पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही गोल्ड में रख लें। उसकी लिमिटेशंस मैंने आपको बताई। एक तो गोल्ड लिमिटेड है, दूसरा उनको ये भी डर लगता है कि गोल्ड किसी ने बेच दिया तो फिर एकदम से क्रैश कर जाएंगे गोल्ड के दाम। और एक बैलेंस होना चाहिए कि थोड़ा बहुत गोल्ड में रख लिया, थोड़ा बहुत यूएस करेंसी में, ताकि एक चीज़ के ऊपर आप पूरी तरह से रिलाई ना करो, डाइवर्सिफाई करो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। और एक बात ये भी चल रही है कि डी डॉलराइजेशन की, ये इशू भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डॉलर में नहीं होना चाहिए, दूसरी करेंसी में होना चाहिए। हालांकि देखो ये अभी फिलहाल के समय में पॉसिबल नहीं लगता है। चाइना रशिया आपस में बेशक अपनी लोकल करेंसी में, जैसे येन में चाइना की करेंसी जो है उसमें ट्रेड कर लें, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड में देखो डॉलर का दबदबा आने वाले समय में बरकरार रहने वाला है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आपको समझ में आया है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने तो पूरा बेसिक्स ऐड किए, एक एक चीज़ आपको बताई ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग से संबंधित है, जो इंडिया के कोची में हो रही है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ना 60 देशों से डेलीगेट्स आए हैं और इस महीने के आखिर तक चलेगी ये मीटिंग। हर साल होती है ये मीटिंग। इस मीटिंग में देखो 29 कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनके पास वोट देने का अधिकार है। बाकी देखो ऑब्जर्वर स्टेटस वाले कंट्रीज भी हैं जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं इस मीटिंग में। मेन जो इशू है ना अंटार्कटिक की इस मीटिंग में वो है टूरिज्म को रेगुलेट करना। देखो वर्ल्ड में अंटार्कटिक जो हिस्सा है ना वो अभी तक रिलेटिवली ना अनटच्ड है। मतलब आप देखोगे वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्से जो है ना वहाँ पे व्लॉगर्स व्लॉग बनाने के लिए पहुँच गए हैं और बहुत सारी उनकी वीडियोस आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हो और बहुत सारा गंद भी मचाया है टूरिस्ट ने। लेकिन ये जो हिस्सा है ना वर्ल्ड का अंटार्कटिक वाला, ये रिलेटिवली अभी बिल्कुल नेचुरल पड़ा है, अनटच्ड पड़ा है। यहाँ पे वर्ल्ड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अभी नहीं पहुँचे हैं ज़्यादा अपना प्राइवेट जेट लेके। तो लेकिन दिक्कत की बात यह है अब इस तरफ ना लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। इस वजह से टूरिस्ट की संख्या अब रिलेटिवली बढ़ती जा रही है। अभी तक नहीं बढ़ी थी, अब रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ती जा रही है। टूर ऑपरेटर्स पैकेज लॉन्च कर रहे हैं अंटार्कटिक में विजिट करने के लिए। 1993 में जहां टूरिस्ट की संख्या सिर्फ 8,000 थी, 2022 में ये बढ़ के 1,05,000 हो गई है। और दिक्कत की बात यह है जितने साइंटिस्ट जाते हैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, उससे ज़्यादा तो अब टूरिस्ट जाने लगे हैं। पहले टूरिस्ट नहीं जाते थे, सिर्फ साइंटिस्ट जाते थे रिसर्च करने के लिए। और जैसे ही देखो ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगेंगे, वही सारी चीज़ें जो बाद में बाकी सारी जगहों पर देखने को मिली, पोल्यूटेंट्स, हवा ख़राब होगी, बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी, गंद मचेगा, प्लास्टिक की बोटल्स मिलेंगी, वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अंटार्कटिक का जो एरिया है ना, इतना एरिया है यूएस प्लस मैक्सिको का कंबाइंड। और वैसे देखो यहाँ पे कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं है, मतलब अंटार्कटिक में कोई रहता नहीं है, किसी भी एथनिक ग्रुप के, कोई किसी भी देश के लोग रहते नहीं हैं अंटार्कटिक में। लेकिन अब जिस हिसाब से ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं ना, तो कुछ जगह जुगह देख के टूरिस्ट वहाँ पे रहना भी स्टार्ट कर देंगे। अभी किसी भी देश का हक नहीं है अंटार्कटिक पे, लेकिन बाद में ऐसा भी हो सकता है कि जिस देश के ज़्यादा लोग यहाँ पे अंटार्कटिक में रह रहे हैं वो देश अपना क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। ये खतरा है बहुत बड़ा, पहले ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। इसलिए यहाँ पे टूरिज्म को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। कितने टूरिस्ट जाएंगे और क्या क्या लेके जा सकते हैं, कितने दिन के लिए जाएंगे, इन सब चीज़ों पे कैप लगाना ज़रूरी है। और इंडिया से देखो अभी बहुत कम टूरिस्ट अंटार्कटिक जाते हैं, बट इंडिया में भी आपको पता है इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, अमीर लोग बहुत सारे हैं इंडिया में भी, तो वो भी अंटार्कटिक में जाने का प्लान कर रहे होंगे और बहुत सारे जा भी चुके होंगे। तो इंडिया को प्रयास करने चाहिए कि इस मीटिंग में ना टूरिज्म को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जरूर जारी की जाए अंटार्कटिक में। तो ये पूरा आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित और दूसरा अंटार्कटिका में
टूरिज्म से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगली डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।